आपने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे थे कि जो चढ़ावा आ रहा है वो प्रॉपरली गिना जाए, उसकी निगरानी हो। जो भी चीजें आई हैं, एक तिनके से लेकर स्वर्ण का बना हुआ मुकुट तक, एक एक चीज सुरक्षित रहे, लॉकर में रहे, उसकी व्यवस्था वहां पर की गई। कहां इसमें गड़बड़ रही है? हमने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं ठीक बनाई। क्या आपको लगता है चंपत जी को ये पद छोड़ना चाहिए? नहीं, ट्रस्ट के बिल्कुल महासचिव का? नहीं, कतई नहीं। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक पद छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। तो चंपत राय जी ने एक जानकारी जो है सोशल मीडिया पर शेयर की और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ऑडिट होता है, ऐसी किसी भी तरह की संभावना से उन्होंने नकार दिया। और अभी तक जब एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है, कई सारे पैसों की बरामदगी हो गई, उसके बाद उनका कोई बयान सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया। क्योंकि चंपत राय जी जिस तरह का व्यक्तित्व है, वो अगर कुछ बोलते तो लोग यही कहते अभी जांच का परिणाम नहीं आया, आप रिजल्ट पहले तो उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी जब एसआईटी गठित नहीं हुई थी। मामले में नहीं, किसी भी मामले में हम संदेह से ऊपर होने चाहिए, लेकिन आरोप लगाने से तो संदेह सत्य में नहीं बदल जाते। कुछ लोगों का काम ही संदेह व्यक्त करना है, उनका क्या किया जाए? इन लोगों ने तो राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, वहां भी संदेह व्यक्त किया। एफिडेविट दिया था ना कांग्रेस ने। ऐसे मामले में जब चंपत राय जी के ऊपर सार्वजनिक तौर पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो उनको अपनी तरफ से थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कितनी ही बार मैं वहां जाकर अपने परिवार के साथ भी दर्शन करके आया हूं, लेकिन उस सारी प्रक्रिया में टीनू नाम का व्यक्ति मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर कोई भूमिका रही है उसकी, तो उसको भी दोषी करार दिया ही जाएगा। कोई उसको भी बचाने का प्रश्न नहीं है, किसी को भी। उनकी गहराइयों से मालूम है कि ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए किस सीमा तक जा सकते। इन्होंने केवल देश से गद्दारी नहीं की, इन्होंने केवल उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा नहीं दिया, इन्होंने राम को भी धोखा दिया है। इसलिए देश की जनता इनको बार बार सबक सिखा रही है, फिर सिखाएगी। बस मैं फिर एक चेतावनी दूंगा, राजनीति मत करना, आप राजनीति करिए, राम को बीच में मत लाइए। लेकिन एसआईटी के जांच के दायरे में तो कई सारे लोग हैं ना, वो ट्रस्ट के लोग भी हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया है, क्योंकि ट्रस्ट ने ही ये व्यवस्था बनाई होगी कि चढ़ावा कहाँ पर आएगा, कैसे काउंट होगा, कैसे बैंक हो जाएगा। तो जब वो एसआईटी के जांच के घेरे में और वही लोग ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी? चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आप जानते हैं आजकल भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना है, उसको लेकर एक बड़ी खबर चर्चा में है। खबर ये है कि वहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसमें चोरी हुई है। इसको लेकर योगी सरकार ने एक एसआईटी का भी गठन कर दिया है, जो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ऐसा हुआ तो ट्रस्ट के रहते ऐसा कैसे हो गया? सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पारदर्शिता की कमी की वजह से ऐसा हुआ? सवाल ये भी खड़ा होता है कि वो लोग कौन थे जो डे टू डे इस पूरे मामले की निगरानी किया करते थे? तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। आपको पता है चंपत राय जी जो कि महामंत्री हैं, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई दशक भगवान श्री राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए लगा दिए। आज इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको जब ये खबर मिली कि इस तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है, जो आरोप लगे, राजनीतिक दलों के द्वारा भी लगे, लोकल अखबारों में रिपोर्ट आई, कुछ स्थानीय लोगों ने भी बोला, कुछ पुराने कार सेवकों ने भी बोला, आपके मन में सबसे पहले क्या थॉट आया? प्रारंभ में जो आरोप लगे वो एक राजनीतिक व्यक्ति ने लगाए, और उस व्यक्ति ने लगाए जिसका पूरा जन्म, बल्कि कहना चाहिए जिसका पार्टी का पूरा अभी तक का जो कालक्रम है वो राम विरोधी रहा है। उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां तक चलवाई हैं, और ये मंदिर न बन सके उसके लिए कोशिश की, और मंदिर बनने के बाद किस तरह से उसकी बदनामी की जा सके, आस्थाएं तोड़ी जा सके, इसके लिए प्रयास किया। हमें साफ लग रहा था कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। उसके बाद जब यह विषय और आगे बढ़ा, तब हमने इसको गंभीरता से लिया, मन में चिंता हुई, लेकिन वो चिंता
किसी तरह की परेशानी इसलिए पैदा नहीं कर रही थी कि जो भी होगा वो सच सामने आना चाहिए। और मैं वहाँ का जो ट्रस्ट है उनको वास्तव में इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत वहाँ के सरकार को लिखा और उनके कहने पर एसआईटी का गठन हो गया। आपको ऐसा नहीं लगा कि शायद ये ना होता, इस तरह के आरोप न लगते? क्योंकि आरोप अखिलेश यादव जी की तरफ से सर्वप्रथम सबसे पहले लगाए गए, उनके पार्टी के एक नेता के द्वारा लगाए गए। जब आपको ये मालूम पड़ा कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ी की गुंजाइश है, तभी एसआईटी की जांच का गठन हुआ है। ऐसा है कि ना लगते तो अच्छा होता। आरोप पहली बार नहीं लग रहे ना। 1984 में संतों ने विश्व हिंदू परिषद को मंदिर का विषय आगे बढ़ाने के लिए दायित्व दिया। हमने राम जानकी रथ यात्रा 84 में निकाली थी। उसी दिन से आरोप लगने शुरू। लोगों ने बलिदान दिए, तब भी कुछ लोगों ने इस प्रकार की बेहूदी बातें की थी। इसलिए आरोपों का लगना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। हम हर अग्नि परीक्षा में खरे उतरे हैं, किसी भी जगह आरोप सत्य सिद्ध नहीं हुए। और चूंकि हमारा हृदय पवित्र है, कहीं कोई गड़बड़ की संभावनाएं कहीं नहीं दिखाई देती थी। लेकिन जब आरोप की श्रृंखला बढ़ती चली गई तो हमें लगा कि नहीं, अब इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जांच करवाना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आखिर हम ऑडिट कराते हैं, वो भी तो एक जांच ही है। अब जांच का दायरा थोड़ा विस्तृत हो गया। जांच कराना यानी मन में कुछ था इसलिए कराना चाहिए, ऐसा नहीं है। पारदर्शिता होनी चाहिए और इसलिए जो भी अगर किसी ने गड़बड़ की है उसका पता लगना चाहिए और सिस्टम ठीक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि क्या जिन लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को बनाया था, और मैं जानता हूं कि विश्व हिंदू परिषद उसके अंदर शामिल था, क्या आपने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे थे कि जो चढ़ावा आ रहा है वो प्रॉपरली गिना जाए, उसकी निगरानी हो, और साथ ही साथ जो गहने, आभूषण, रत्न और बाकी चीज़ें आई हैं उसकी भी निगरानी हो, उसका सही ढंग से मूल्यांकन हो, उसके बाद वो बैंक के अंदर जाए? क्या ये निगरानी व्यवस्था की एक बड़ी चूक नहीं है? जो भी चीजें आई हैं, एक तिनके से लेकर स्वर्ण का बना हुआ मुकुट तक, एक एक चीज सुरक्षित रहे, लॉकर में रहे, उसकी व्यवस्था वहां पर की गई थी। इसी तरह से चढ़ावे का पैसा कौन गिने, उसको गिनने के बाद कैसे रखा जाए, बैंक में कौन जमा कराए, ये सब जिम्मेदारी बैंक को दी गई थी। बैंक आए, अपनी टीम बनाए, भेजे, आवश्यकता हो स्थानीय लोगों का सहयोग ले, लेकिन सब बैंक को तय करना है। कहां इसमें गड़बड़ रही है, हमने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं ठीक बनाई थी। ठीक व्यवस्थाओं में भी चूक तो हो सकती है। मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो दान पात्रों पे चढ़ावा आता था, उसका जो कैश था वो निकाला जाता था। एक हॉल के अंदर उसकी गिनती होती थी, उसकी गड्डियाँ बनती थी। गड्डियाँ बनने के बाद वो बैंक को दी जाती थी। ये काम ट्रस्ट से जुड़े हुए जो कर्मचारी वो करते थे, और बाद में बैंक ने जो है अपनी तरफ से कुछ प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया जो बैंक के बिहाफ पर ये काम करते थे। क्या किसी ने सोचा नहीं था कि ये जो गिनती होगी इसमें किसी तरह की गड़बड़ हो सकती है? हमें लग नहीं रहा था, क्योंकि सब कुछ सीसीटीवी की निगरानी में था। जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई उनके बारे में कोई संदेह करने का कारण नहीं था। लेकिन कहीं गड़बड़ तो हुई होगी, ऐसा दिखाई देता है, और यदि हुई होगी तो उसको ठीक भी किया जाएगा। अब खबर ये आ रही है कि कुछ लोगों को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दिए गए, जैसे चंपत राय के ड्राइवर और वहां पर जो काम करने वाले टिन्नू यादव और रमाशंकर यादव, उनके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी तरफ से एक सफाई भी आई है, मैं सफाई पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गिनती करवाते थे, उनसे जुड़े हुए लोग गिनती करवाते थे, और उन तमाम लोगों की संपत्ति बढ़ी है। किसी के पास 10 लाख रुपए जो है मिले हैं, किसी के पास 35 लाख रुपए मिले हैं, किसी ने गोबर के ढेर में छुपा के रखे थे। तो ये सब कैसे हो गया? अगर आप जानते हैं हर साल जो है 15 करोड़ के आसपास खर्च किया जाता है मंदिर की सुरक्षा को लेकर, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, तो क्या ये निगरानी व्यवस्था पूरे मंदिर के अंदर नहीं थी? निगरानी व्यवस्था तो थी। कुछ नाम आपने लिए हैं, उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई थी या नहीं, ये एक प्रश्न है। नंबर 2, उनकी संपत्तियां बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी,
क्योंकि बड़ी मजेदार रिपोर्ट्स आई हैं इन दिनों में। एक व्यक्ति एक मकान में खड़ा है, किसी का रिपोर्टर, और उस मकान का दरवाजा टूटा हुआ है और वो कह रहा है कि देखिए आलीशान मकान। वहां पर चादर से ढका हुआ एक बिस्तर रखा हुआ है और एक चारपाई रखी है। क्या आलीशान था उसमें? इसलिए ये सब चीजें कहां से आई, कैसे आई, ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि जांच कर रही है एसआईटी। क्या एसआईटी ने कहीं लीक किया? वो भी नहीं है। किसको जानकारी मिली, ये हमको ध्यान में आ रहा है। कुछ लोगों ने सेंसेशन फैलाने की कोशिश तो की है। मैंने 2-3 उदाहरण आपको दिए हैं। एसआईटी सब चीजों की जांच कर रही है, किसकी संपत्ति बढ़ी है, कौन जिम्मेदार है, और जो भी जिम्मेदार है उसको उपयुक्त सजा मिलेगी ही, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। बड़ी बात चंपत राय जी को हो रही है। मैं मानता हूं उनकी निष्ठा पर किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। मैंने उनको 3 दशक से ज़्यादा से देखा है, जब उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए काम किया और इस मंदिर को मूर्त स्वरूप देने में वो लगे रहे। लेकिन सवाल उनकी निष्ठा पर नहीं है, सवाल उनकी निगरानी पर है। आप मानते हैं इस बात को? मेरे मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि चंपत जी मेरे लिए क्या हैं, मुझे शब्दों में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनके मार्गदर्शन में काम किया है, उनके साथ काम किया है। उनके जीवन की पवित्रता, उनके समर्पण की दिव्यता, दोनों मैंने अनुभव की है। अरे नौकरी को लात मार दी समाज के लिए, प्रोफेसरशिप के लिए। मैं समझता हूं कि यह कोई छोटी बात नहीं होती। कहीं अगर निगरानी में चूक हो गई होगी तो मुझे लग रहा है उसकी भी एसआईटी जांच कर ही रही है, वो भी सामने आ जाएगी। और चंपत जी उन लोगों में है, यदि उनसे चूक हुई होगी तो वो अपनी गलती को स्वीकार करने में बिल्कुल देर नहीं लगाए। खबर जब पहली बार सार्वजनिक हुई, जब अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और उनके एक अयोध्या के लोकल नेता पवन पांडे ने इस तरह के आरोप लगाए, तो चंपत राय जी ने एक जानकारी जो है सोशल मीडिया पर शेयर की और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ऑडिट होता है, ऐसी किसी भी तरह की संभावना से उन्होंने नकार दिया। तो क्या आपको नहीं लगता जरूरत से ज्यादा उन्होंने जल्दबाजी कर दी इस जानकारी को सोशल मीडिया पर डालने में? और अभी तक जब एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है, कई सारे पैसों की बरामदगी हो गई, उसके बाद उनका कोई बयान सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया। क्योंकि चंपत राय जी जिस तरह का व्यक्तित्व है, वो अगर कुछ बोलते तो लोग यही कहते अभी जांच का परिणाम नहीं आया, आप रिजल्ट पहले तो उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी जब एसआईटी गठित नहीं हुई थी। स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय तक केवल इसका राजनीतिक स्वरूप ही सामने था। और जब वो आएगा तो उनको अपनी ऑडिट की टीम पर भरोसा है ही। इतने वर्षों से वो ऑडिट कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ अभी तक नहीं आई ध्यान में। अब आई है तो उसको ठीक करेंगे। और उन्होंने फैक्ट्स की जानकारी दी, ऑडिट होता है, सब जानते हैं। उन्होंने केवल यही कहा ऑडिट होता है, ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही हम कुछ बता सकेंगे। उससे पहले ही एसआईटी का गठन हो गया। और मैं समझता हूं कि समय के ऊपर जो कार्यवाही ट्रस्ट को करनी चाहिए थी वही उन्होंने की। और इस समय मैं दीपक जी एक बात बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से संपूर्ण देश के नहीं विश्व के आस्थावान हिंदुओं को, एसआईटी की जांच ये सर्वश्रेष्ठ जांच है। यदि लोकल कोई एफआईआर किसी थाने में की जाती, क्या थाने का इंस्पेक्टर इतनी बड़ी जांच कर सकता था? कुछ लोग जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। यदि वो होती तो 3 महीने तो जज तय करने में लग जाते। एसआईटी की जांच आपको आधार प्रदान कर रही है आगे की कार्यवाही करने का। इसलिए एसआईटी की जांच से ही कार्यवाही पूरी हो जाएगी ये नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा आधार, क्या जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, कहां ठीक करने की जरूरत है, वो सब चीजें वो बताएंगे, उसके अनुसार कार्यवाही। लेकिन एसआईटी के जांच के दायरे में तो कई सारे लोग हैं ना, वो ट्रस्ट के लोग भी हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया है, क्योंकि ट्रस्ट ने ही ये व्यवस्था बनाई होगी कि चढ़ावा कहाँ पर आएगा, कैसे काउंट होगा, कैसे बैंक हो जाएगा। तो जब वो एसआईटी के जांच के घेरे में और वही लोग ट्रस्ट में बैठे हुए हैं तो निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी? इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि चंपत राय जी को जब तक जांच चलती है महासचिव का पद छोड़ देना चाहिए, उनको महासचिव के पद पर नहीं रहना चाहिए। क्या आपको लगता है चंपत जी को ये पद छोड़ना चाहिए? ट्रस्ट के बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक
पद छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो जो सारी जांच कर रहे हैं उस जांच के अंदर सारी कार्यवाहियां शामिल हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं उनके वहां बने रहने से उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप तो नहीं है ना। हां, व्यक्तिगत आरोप होता कि चंपत जी ने इतने पैसे खाए हैं, चंपत जी ने अपनी संपत्ति तैयार की है, चंपत जी ने अपने रिश्तेदारों को वहां लाकर सेट, इसी तरह के ये सब लोग जो आरोप लगाने वाले राजनीतिक लोग हैं वो इन सब चीजों के अभ्यस्त है ना, उन पर इसी तरह के आरोप लगते हैं, फिर भी वो त्याग पत्र नहीं देते। हमारे यहाँ तो व्यक्तिगत आरोप लगते ही तुरंत त्याग पत्र देने की परंपरा हमारे विचार परिवार की है। चंपत जी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। क्या एसआईटी की जांच में अगर ये साबित होता है कि चढ़ावे की चोरी हुई है, तब तो ये माना जाएगा ना कि निगरानी व्यवस्था में चंपत राय जी की कहीं ना कहीं कोई गलती थी, उसके बाद उनका इस्तीफा? मुझे लगता है ये प्रश्न थोड़ा जल्दी पूछा जा रहा है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 7-8 दिन की बात है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ये सब विषयों पर कार्रवाई भी होगी और दोषी कौन है वो भी देखा जाएगा। डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के दूसरे सदस्य, उन्होंने जिस तरीके से ट्रस्ट के अंदर कामकाज किए उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि अपने से जुड़े नातेदारों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को उन्होंने जो है वो ट्रस्ट के अंदर लगवाया और उनके थ्रू या उनकी भी निगरानी में कमी के चलते इस तरह के इंसिडेंट हुए। क्या कोई नाम सामने आया है कि उनके रिश्तेदार को लगाया गया हो? जैसे मैं दावे से चंपत जी के बारे में कह रहा हूं, मैं वैसा ही अनिल मिश्रा जी के बारे में भी कह सकता हूं। वो डॉक्टर हैं, अपना पेशा छोड़कर, पैसा कमाने का लालच छोड़कर उन्होंने पूरा जीवन ट्रस्ट के लिए दिया है। मैं जानता हूं वो कितना सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, इसलिए उन्होंने कौन से रिश्तेदार को लगाया है? वो मिश्रा हैं, इसलिए यदि कोई मिश्रा हो गया होगा तो वो रिश्तेदार हो गया। वो वैसा ही है जैसे मीडिया के एक सेक्शन में आया कि टिन्नू यादव ये अखिलेश यादव का रिश्तेदार है, चूंकि दोनों यादव हैं। मैं नहीं समझता कि इन चीजों में कोई दम है। कुछ लोग आरोप लगाने के लिए लगाते हैं। तीनों यादव पर आरोप लगे हैं, वो भी इसीलिए लगे कि वो चंपत राय जी की गाड़ी चलाते थे, उनके साथ पूरे वक्त रहते थे, इसीलिए उनके पास मंदिर के अंदर ज़्यादा पावर थे, क्योंकि वो चंपत राय जी के सबसे नज़दीकी लोगों में से एक थे और इसी सब कुछ को मैनेज करते थे जो चढ़ावे वाली बात हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मामले में जब चंपत राय जी के ऊपर सार्वजनिक तौर पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो उनको अपनी तरफ से थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए? कितनी ही बार मैं वहां जाकर अपने परिवार के साथ भी दर्शन करके आया हूं, लेकिन उस सारी प्रक्रिया में टीनू नाम का व्यक्ति मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर कोई भूमिका रही है उसकी तो उसको भी दोषी करार दिया ही जाएगा। कोई उसको भी बचाने का प्रश्न नहीं है, किसी को भी। तो जो भी दोषी है उसको दंडित करके व्यवस्था को और अधिक स्वच्छ बनाना और अधिक पारदर्शी बनाना, ये हमारा संकल्प है। खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि चंपत राय जी मेरे कार्यक्रम के अंदर शामिल ना हो। उन्होंने प्रोटोकॉल की व्यवस्था के लिए किसी दूसरे आदमी को रखा। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि योगी जी भी चंपत राय जी से दूरी बना रहे हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? मीडिया के जिस सेक्शन में ये खबर है, क्या उन्होंने किसी ऑफिशियल ऑर्डर को या किसी अधिकारी की बात को कोट किया है? जो प्रोटोकॉल का लेटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गया है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। उसमें ये क्या लिखा हुआ है कि चंपत जी को ना आने दिया जाए, उनके प्रतिनिधि को बुलाया जाए? जी, लिखा हुआ है। उसमें साफ है कि चंपत जी का प्रतिनिधि भी आए। अस्वस्थ हैं वो इन दिनों में। मुझे मालूम है जब चेंज ऑफ वेदर होता है तो उनको खांसी बहुत तेज होती है, चेस्ट इन्फेक्शन तक होता है, तो इसलिए उनका स्वास्थ्य खराब है, ये बात सब जानते हैं। और जब स्वास्थ्य खराब है तो वो अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं इसको उसके साथ जोड़कर देखना ये उचित नहीं है, क्योंकि योगी जी के और चंपत जी के कैसे संबंध थे और हैं ये पूरी दुनिया जानती है। तो शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं, या आरोपी व्यक्ति के साथ मुख्यमंत्री खड़े ना होना चाहते हो? क्योंकि आपको पता है 2027 में 6 महीने बाद वहां पर विधानसभा का चुनाव है और ये एक बड़ा मुद्दा बनते हुए सुनाई देगा। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। राम ये आस्था के विषय हैं, चुनावी मुद्दे के नहीं। इसलिए हमने ये चुनावी मुद्दा न बन सके इसके लिए भरपूर कोशिश की है।
लेकिन राम विरोधियों ने हर बार ये मुद्दा बनाया है और हर बार मुंह की खाई है। यही बात मैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों को ध्यान दिलाना चाहूंगा, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। कृपया इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। आप राम से नहीं लड़ सकते, पहले बहुत कोशिश करके देख चुके हो। हिंदुओं की राम मंदिर के प्रति आस्था को आप डिगा नहीं सकते, चाहे कितना भी दुष्प्रचार कर लें। इस तरह के आरोप मंदिर निर्माण में पहली बार नहीं लगे। हाल ही में मैं देख रहा हूँ कई सारी रिपोर्ट निकल रही हैं कि किसी ए आदमी ने जमीन खरीदी, उसका बी आदमी से समझौता हुआ और फिर बढ़े हुए पैसों में कुछ घंटे, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर वो जमीन ट्रस्ट ने खरीद ली। इस तरह की सार्वजनिक बात कई लोगों ने मंदिर बनते हुए भी कही थी, अभी भी कर रहे हैं। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इन आरोपों की भी कोई जांच नहीं हुई। जब ये आरोप लगाए थे, संजय सिंह ने लगाए थे, एक प्रेस वार्ता में बड़ी बेहुदी भाषा का प्रयोग करके लगाए थे। हमने तब भी उनसे कहा था कि एफआईआर लॉन्च कीजिए। एफआईआर लॉन्च कौन करता है? जिस पर आरोप है वो करता है या आरोप लगाने वाला करता है? तो एफआईआर उनको लॉन्च करनी चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि आप कोर्ट में जाइए, हम तैयार हैं आपका सामना करने के लिए। उन्हें मालूम था इन आरोपों की सत्यता कितनी है और इसलिए वो नहीं गए। आपने किस भाव खरीदी वो महत्व का विषय मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए क्या महत्व का है कि आज जो मार्केट रेट है मैं उससे ज्यादा पर तो नहीं खरीद रहा, नंबर एक। नंबर दो, जितने की खरीद रहा हूं उतने का ही भुगतान मैं कर रहा हूं कि नहीं। हमने सारा भुगतान बैंक के द्वारा किया है, एक पैसे का भी, जिसको नंबर दो का या कुछ भी कहते हैं लोग, कच्चे का पैसा, बिल्कुल एक पैसा भी नहीं। नंबर तीन, जितना पेमेंट हुआ उसकी रजिस्ट्री हुई, उसका पूरा पैसा दिया गया, वो भी हुआ है। इसलिए कोई भी आरोप सत्य सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं था। तथ्य नहीं है, केवल आरोप लगाना। और 2027 का जो चुनावी माहौल है वो उनको ध्यान में है, वो इसको चुनावी मुद्दा बनाने के लिए लंबा खींचना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, इसीलिए 15 दिन में रिपोर्ट आएगी और उसके बाद त्वरित कार्यवाही होगी। अब लोग ये कहते हैं, एक पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, सीजर्स वाइफ शुड बी एबो ऑल डाउट्स, कि जो व्यक्ति अब पाक साफ होने का दावा करे उसको हर संदेह से ऊपर होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस कमोबेश इसी तरह की बात करता है। आपको नहीं लगता कि ये कहावत इस मामले में थोड़ा वीएचपी और आरएसएस के लिए गड़बड़ा गई है? नहीं, इस मामले में नहीं, किसी भी मामले में हम संदेह से ऊपर होने चाहिए। लेकिन आरोप लगाने से तो संदेह सत्य में नहीं बदल जाते। कुछ लोगों का काम ही संदेह व्यक्त करना है, उनका क्या किया जाए। इन लोगों ने तो राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, वहां भी संदेह व्यक्त किए थे। राम की जन्मस्थली पर संदेह व्यक्त किए थे। राम हुए कि नहीं हुए, उनकी ऐतिहासिकता है कि नहीं, एफिडेविट दिया था ना कांग्रेस ने। तो इसलिए इनके संदेह कैसे हैं, अब इन्हीं पर लोगों को संदेह होने लगा है। लेकिन हमारी निष्ठा पर किसी को संदेह नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि इस ट्रस्ट को अब फिर से रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है? ये तो रीऑर्गेनाइज होता ही रहता है। ट्रस्ट का कार्यकाल नहीं होता, लेकिन ट्रस्टियों का तो होता है। आखिरकार एक ट्रस्टी का शरीर पूरा हुआ तो उसकी जगह दूसरे आए, किसी का कार्यकाल समाप्त होगा उसकी जगह दूसरे आएंगे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो रीऑर्गेनाइज ये होता ही रहता है। ट्रस्ट में जुड़े हुए सब लोग वही हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया है। उन्हीं लोगों को इसमें लिया गया है, उन पर कोई संदेह किसी को नहीं है। एक बड़ी बात सर, राहुल गांधी बगल की जगह से सांसद हैं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, आज तक राम मंदिर नहीं गए। क्या विश्व हिंदू परिषद को इसको लेकर कोई आश्चर्य हुआ जब इस तरह के मुद्दे ये पॉलिटिकल पार्टी उठाती हैं, भगवान राम के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाती है, इसको सार्वजनिक करती है और तरह तरह के बयान देती है? आपको क्या लगता है ये अंतर विरोध क्यों है? हमने उनकी गोलीबारी को भी भुलाकर, उनके द्वारा किए गए अत्याचारों को भुलाकर, कांग्रेस के द्वारा किए गए षड्यंत्रों को भी भुलाकर, इन सब को हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय बुलाया था।
शायद उनकी किस्मत में नहीं था राम का आशीर्वाद लेने के लिए, वो तब भी नहीं गए और तब से लेकर आज तक नहीं गए। हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, हमने तो बुलाया था। हमें इनके दिल की गहराइयों से मालूम है कि ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए किस सीमा तक जा सकते हैं। इन्होंने केवल देश से गद्दारी नहीं की, इन्होंने केवल उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा नहीं दिया, इन्होंने राम को भी धोखा दिया है। इसलिए देश की जनता इनको बार बार सबक सिखा रही है, फिर सिखाएगी। बस मैं फिर एक चेतावनी दूंगा, राजनीतिकरण मत करना। आप राजनीति करिए, राम को बीच में मत लाइए। पर ये मुद्दा तो बनेगा ना सर कि मंदिर में चढ़ावा परिणाम चोरी भुगतेंगे हुआ, ना, परिणाम- चढ़ावा चोरी हुआ, परिणाम- आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी ने मुद्दा मिलकर बनाने किया। वाले परिणाम भुगतेंगे। इन आरोपों से लोगों की आस्थाएं नहीं हिल गई। आपके पास तो दीपक जी सूचना आई होगी, क्या वहां जाने वालों की संख्या कम हो गई है? नहीं, वो संख्या उतनी ही है जितनी सामान्य दिनों में जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि देश की जनता भ्रमित नहीं होगी इन आरोपों से। हां, ये हमारे लिए अग्नि परीक्षा है और हमको पूरा विश्वास है हम इसमें खरे उतरेंगे। ठीक है, आप मानते हैं इसको अग्नि परीक्षा है? पक्का। विश्व हिंदू परिषद के लिए, चंपत 100% राय जी के लिए? हम सबके लिए है और हम अग्नि परीक्षा में हमेशा तैयार रहते हैं अपने आप को पवित्र सिद्ध करने के लिए, और यदि कहीं कमी आई है उसको ठीक करेंगे। मतलब ये आरोप मानते हैं आप, अग्नि परीक्षा है पूरे? और अग्नि परीक्षा हमारी हर समय होती है। सार्वजनिक जीवन जीने वाले की अग्नि परीक्षा हर समय होती है और उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए अपनी शुचिता को सिद्ध करने के लिए। दूसरे मुद्दों पर आता हूं सर। एक बड़ा मुद्दा गौ हत्या बैन को लेकर है। आपको पता है विश्व बीजेपी आप ही की आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई सरकार है, लेकिन 12 साल केंद्र में हो गए, अभी तक पूरे देश में गौ हत्या बैन हो, इसको लेकर कानून क्यों नहीं बना? क्या इसके पीछे व्यावसायिक वजह है? कोई व्यावसायिक कारण होने का प्रश्न ही नहीं है। हम बीफ एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं जी, यही बहुत बड़ा भ्रम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बीफ का मतलब गाय के अलावा भैंस का मांस भी है। गाय का मांस यहां पर प्रतिबंधित है, एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बीफ शब्द को लेकर कुछ लोगों ने गलतफहमी फैलाई, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी शासित सभी राज्यों में गौ हत्या पर पाबंदी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बंगाल जैसे प्रदेश में जहां आंशिक प्रतिबंध है, इस बार बकरीद के अवसर पर भाजपा की सरकार ने उस आंशिक प्रतिबंध को भी पूर्ण प्रतिबंध कर दिया। हां, कुछ लोगों ने यह कहा क्योंकि वो उस एक्ट में दिया हुआ है बंगाल के, बाकी देश के नहीं। और बंगाल के एक्ट में है कि एक निश्चित आयु के बाद 14 साल या उसकी असमर्थता के बाद, यह कानून में। लेकिन वो क्लॉज भी प्रयोग में इस बार नहीं आई। गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध आसाम में भी है, सिक्किम में भी है और राज्यों में भी है। यह कह देना ये काऊ बेल्ट है, ऐसा सत्य नहीं है। पूरा देश, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, जी, गोवा में नहीं है। मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के ही 2 स्टेट्स के नाम बताए भाई। एक तो मैंने आसाम का, वहां पूर्ण प्रतिबंध है, सिक्किम में पूर्ण प्रतिबंध है, ये नॉर्थ ईस्ट के ही बताए। अरुणाचल में तो हाँ, नहीं है। अब वहां के लोगों से हम मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और समझकर फिर वहां पर क्या हो सकता है उसके लिए भी प्रयास करेंगे। क्या ना हो सकता। आप पर ये भी तो आरोप लगता है कि इसी गौ रक्षा के नाम पर जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता निहत्थे मुसलमान जवानों की लिंचिंग करते हैं। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, यदि हम उनको सत्य मान लें तो भी। ऐसी पूरे देश में घटनाएं जिनका दुष्प्रचार किया गया, क्योंकि एक जगह कहा गया कि गाय का नाम लिया गया जबकि वो झगड़ा था सीट को लेकर। एक जगह कहा गया, यहां हम बैठे हैं इसके पास में ही बॉन्डसी में, कि यहां गाय को लेकर हुआ जबकि झगड़ा बच्चों के बीच में था क्रिकेट मैच को लेकर। तो ये सब दुष्प्रचार किया गया। काशी मथुरा, क्या अयोध्या की तरह विश्व हिंदू परिषद इस पर भी किसी आंदोलन के बारे में सोच रही है? क्योंकि काशी मथुरा भले से बीजेपी के एजेंडा पर ना हो, पर विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे पर तो है। कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, ये दोनों भी मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये भी मुक्त होंगे। जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन दासता के इन प्रतीकों को जो इन दोनों जगह पर बनाए गए हम हटाकर रहेंगे और भव्य मंदिर बनाकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की और उम्मीद करते हैं कि अयोध्या को लेकर
जो भी विवाद खड़ा हुआ है या खड़ा करने की कोशिश हुई है एसआईटी की रिपोर्ट के बाद, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन। अगले हफ्ते एक और नई हस्ती से आपको मिलवाएंगे, तब तक के लिए